हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेंपाई पर। और आज हम साइको हंटर के सीजन 2 के एपिसोड 13 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इसके पहले के सभी एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ होता है। माओ सुजुकी को कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी सारी पावर और एज के साथ मार पाऊंगा, और फिर वो अपने हाथ नीचे करता है तो सुजुकी बिल्डिंग में धंसता चला जाता है और फिर माओ उसे बाहर फेंक देता है। लेकिन वो कुछ पत्थरों को जोड़कर अपने खड़े होने के लिए प्लेटफॉर्म सा बना लेता है और वो अपनी पावर का 20% यूज करता है और फिर वो माओ को पत्थरों के बीच में फंसा देता है। लेकिन माओ उन्हें तोड़कर बाहर आ जाता है। फिर सुजुकी एक एनर्जी बॉल निकालता है और फिर वो माओ के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, लेकिन वो उन सभी से बचता रहता है। लेकिन एक अटैक माओ को लगता है और जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि माओ हंस रहा होता है और फिर सुजुकी उसके ऊपर अटैक करता ही रहता है और वो कहता है खुद की तरफ देखो, तुम भी ऐसे एंजॉय कर रहे हो। और फिर माओ हंसता हुआ उसकी तरफ आता है और उसके ऊपर एक और एनर्जी बॉल मारता है, जिसके साथ वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और फिर सुजुकी उससे कहता है कि तुम चाहे जितना भी अच्छे बनते रहो, लेकिन अंदर से तुम मेरी तरह ही हो। और फिर वो वहां से गायब हो जाता है और माओ को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे माओ जमीन पर गिर जाता है और माओ हंसता हुआ उड़ता है। लेकिन तभी उसकी नजर रिस्सू पर पड़ती है और उसे वो वक्त याद आता है जब रिस्सू को चोट लग गई थी और फिर वो वहीं पर रुक जाता है। लेकिन तभी वहां पर सुजुकी आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है और फिर वो बिल्डिंग से पार होता हुआ दूर जा गिरता है। और फिर वो एक पत्थर के ऊपर बैठा सोच रहा होता है कि मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, ये भले ही कुछ टाइम के लिए था लेकिन मैंने अपनी पावर्स को मुझे कंट्रोल करने दिया। और फिर सुजुकी बादलों में चला जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल हो और इस तरह से तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, मैं इस दुनिया में सबसे बेस्ट हूँ। और फिर माओ उसके पास उठकर आता है और उससे कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी जिंदगी ऐसे खाली कैसे हो गई, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी के दम पर तुम्हें जज नहीं करूंगा, तुम बस अनलकी थे। तो सुजुकी उससे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, इस दुनिया में मेरे से लकी इंसान कोई नहीं हो सकता। और फिर वो अपनी पावर्स को और बाहर निकालता है। इस बार वो अपनी पावर का 50% यूज करता है और वो उससे कहता है कि हेवन ने मुझे ये पावर्स दी है और तुम एक्स्ट्रा को मेरे स्टार को शाइन करने के लिए बनाया है। और फिर माओ उससे कहता है कि इसका मतलब तुम्हारे अंदर लक ही नहीं बल्कि बॉन्ड्स की भी कमी है। तो सुजुकी कहता है कि क्या मतलब? तो माओ कहता है कि मतलब ये है कि तुम अपनी दुनिया में अकेले ही एग्जिस्ट करते हो, तुम बहुत ही ज्यादा अकेलेपन में जीते हो और मुझे पता है कैसा फील होता है उस दुनिया में जीना जिसमें तुम सिर्फ अकेले हो और मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ। तो सुजुकी इससे कहता है कि मैं समझा नहीं, तुम रो क्यों रहे हो? और फिर हम माओ को रोता हुआ देते हैं और फिर हम देखते हैं कि उसके आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स आ जाती हैं और माओ रोता हुआ कहता है कि तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। और फिर वो सुजुकी के आसपास की 2 बिल्डिंग्स को जोड़ देता है, लेकिन सुजुकी उससे बच जाता है और फिर वो माओ की तरफ आने लगता है, लेकिन माओ उसके सामने एक बिल्डिंग भेज देता है और पीछे से एक और बिल्डिंग उसकी तरफ आती है और उसे बीच में पीस देती है। लेकिन सुजुकी उन्हें तबाह कर देता है और फिर वो ऊपर की तरफ जाने लगता है और बिल्डिंग उसका पीछा करती रहती है, लेकिन वो उन सभी से बचता रहता है और आसमान में बादलों के ऊपर भी पहुंच जाता है। और वहां पर मॉब भी खड़ा होता है। फिर वो अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पर रखकर सॉरी बोलता है और फिर नीचे से बहुत सारी बिल्डिंग सुजुकी की तरफ आने लगती हैं और वो सारी सुजुकी को अपने बीच में दबा लेती हैं और एक बहुत ही बड़ी सी बॉल बना लेती हैं। और फिर नीचे खड़े सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं और सेरेजावा कहता है कि प्रेसिडेंट का ऑरा गायब हो चुका है। तो साकुरा कहता है क्या ये खत्म हो गया और सभी लोग खुश हो रहे होते हैं, लेकिन शो कहता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ, मेरे डैड का ऑरा खत्म नहीं हुआ बल्कि वो सिर्फ बदल गया है। उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी असली पावर तब जाती है जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। और फिर मॉब उन बिल्डिंग्स की बॉल को नीचे भेजने लगता है, लेकिन तभी उनमें से सुजुकी बाहर आता है और वो मॉब को एक जोरदार पंच मारता है और फिर वो उसकी लात पकड़कर उसे नीचे फेंक देता है और वो उन सभी बिल्डिंग के पार होता हुआ नीचे गिरता है। और फिर सुजुकी उसके ऊपर वही बिल्डिंग वाली बॉल गिरा देता है और फिर सुजुकी वहां पर आता है और कहता है कि मैंने आज से पहले ऐसा फील कभी नहीं किया। और फिर वो मॉब को हवा में उठाता है और कहता है कि उठो, अब तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें ये कहने दूंगा कि मैं हार चुका हूँ। और फिर उसको कॉलर पकड़ लेता और चिल्लाकर बोलता है कि अब उठो। तो मॉब कहता है कि नहीं, मैं चाहे इस बात से जितनी भी नफरत करूं, लेकिन ये सच है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मेरे पास इतनी पावर नहीं है जो कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का नया रास्ता दिखा सके। और ये सुनकर सुजुकी गुस्से से पागल हो जाता है और फिर वो मॉब को अपनी एयरवेव से लगातार मारने लगता है और कहता है कि तुमने ये मेरी डिस्ट्रक्टिव पावर जगाई है और अब तुम्हें इसे झेलना होगा। और फिर वो मॉब अपना एक शेल बना लेता है और सुजुकी उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अपने शेल में छुपना बंद करो। और फिर मॉब का वो बैरियर भी टूट जाता है और फिर वो जमीन पर गिर जाता है और फिर सुजुकी अपने पंचे के प्रेशर से जमीन पर अपने हाथ का निशान बना देता है, लेकिन तभी उसका हाथ मुड़ जाता है। फिर हम मॉब को देते हैं और वो फिर से उठ जाता है और कहता है कि मैं गिव अप कर चुका हूँ, मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो, लेकिन अब वो उम्मीद जा चुकी है। और फिर वो उसकी पूरी आर्म और लात को मोड़ देता है और सुजुकी दर्द से चिल्ला रहा होता है और फिर वो उसकी गर्दन को मोड़ने लग जाता है और सुजुकी उससे कहता है कि ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो माओ कहता है हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं पा पाया और अब मेरा हो गया है और इस पॉइंट पर अब हम दोनों ही हार चुके हैं। और फिर हम देखते हैं कि माओ सुजुकी की बॉडी को बहुत बुरी तरह से मोड़ और तोड़ रहा होता है, लेकिन तो भी सुजुकी के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और उसकी पावर का आउटपुट 100% हो जाता है। और फिर अपने चारों तरफ से बहुत ही बड़े बड़े एनर्जी बॉल्स बनाकर फेंक देता है, जिसमें से एक की चपेट में माओ आ जाता है और माओ कहता है कि मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन तभी रेगन उसे आवाज मारता
है और फिर मॉब को होश आता है, वो अपने पैरों को जमीन पर लगा देता है और फिर उसे डिम्पल, रिसु, टेरू और रेगन की याद आती है और फिर वो उसे रोते हुए कहता है कि नहीं ये कुछ भी नहीं है उस डर के सामने जिसमें कि मैं उन चीजों को खोने से डरता हूँ जो कि मेरे पास है। और फिर वो उस एनर्जी बॉल को ब्लास्ट कर देता है, फिर वो एक बिल्डिंग के अंदर पानी में चला जाता है और फिर वहां पर सुजुकी आता है जो कि एक मॉन्स्टर में बदल चुका होता है और फिर वहां का सारा पानी हट जाता है और वहां पर नीचे मॉब खड़ा होता है जो कि जोर से बोलता है बॉडी इंप्रूवमेंट फाइट ऑन। और फिर वो उसे एक पंच मारता है जो कि सुजुकी के पंच से टकराता है और उसके इम्पैक्ट से वहां का सारा पानी और मॉब दोनों उड़ जाते हैं, लेकिन तभी सुजुकी उसके ऊपर एक अटैक करता है और मॉब दूर हवा में उड़ जाता है और फिर सुजुकी उसका पीछा करता है, फिर वो दोनों फिर से पानी में आ जाते हैं और मॉब फिर से उसे एक पंच मारता है, लेकिन उस पंच के इम्पैक्ट से उसकी शर्ट फट जाती है और उसकी आर्म से खून निकलने लग जाता है और सुजुकी उसे एक और पंच मारकर जमीन में घुसा देता है और फिर उसे एक पंच मारने लगता है, लेकिन उसकी आर्म फूलने लग जाती है और जब वो नीचे लैंड होता है तो उसकी पूरी बॉडी फूलने लग जाती है क्योंकि उसकी बॉडी उस सारी एनर्जी को नहीं संभाल पाती जो कि उसके अंदर बन रही होती है और मॉब इस चीज का फायदा उठाकर उसकी सारी ऊपर की स्किन उतार देता है, लेकिन नीचे से जले हुए सुजुकी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है और ये देखकर मॉब भी डर जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये फट जाएगा और फिर वो वहां से भागकर बाहर आ जाता है। वो सभी से कहता है कि यहाँ से भागो, उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही है और अब वो रुक नहीं रही है और ये बढ़ती ही जाएगी जब तक एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन ना हो जाए और तुम लोगों को यहाँ से भागना होगा। और फिर टेरी सभी को लेकर वहां से भागने लग जाता है, लेकिन तभी डिम्पल को ख्याल आता है कि मॉब उनके साथ नहीं होता और फिर हम देखते हैं कि मॉब नीचे सुजुकी के पास आया होता है और सुजुकी उससे कहता है कि तुमने सही फैसला लिया, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें मुझे मारना ही होगा इससे पहले कि धमाका हो जाए। और तभी मॉब उसके पास आकर एक बैरियर बना लेता है और वहां पर आकर बैठ जाता है और सुजुकी ये देखकर चौंक जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो मॉब कहता है एक्सप्लोजन को कंटेन करने की कोशिश। तो सुजुकी उससे कहता है कि तो इसका मतलब है कि आखिर में तुम ना तो मुझे हराने में कामयाब रहे, ना खुद को और ना ही अपने दोस्तों को बचाने में, तुम्हारी जैसी पावर वाले को इसे अच्छे से हैंडल करना चाहिए था। तो मॉब कहता है कि पावर्स होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे लिए सारी चीजें काम करेंगी, लेकिन ये चीज बिल्कुल ठीक है। तो सुजुकी ये बात सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है और फिर मॉब कहता है कि जब तक तुम अपनी जिंदगी के इंपॉर्टेंट फैसले खुद ले सकते हो तब तक तुम अपनी खुद की जिंदगी के खुद ही प्रोटैगनिस्ट बने रहोगे। और ये बात सुजुकी को भी हिट करती है और मॉब उससे कहता है कि इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, भले ही मैं तुमसे कितनी भी नफरत करता हूँ लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में तड़पने देने के लिए नहीं छोड़ सकता और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और उसके बाद सुजुकी को अपनी पुरानी यादें याद आती हैं जिसमें वो अपनी बीवी को कहता है कि तुम इस बेकार कैट के साथ क्या करने वाली हो। तो उसकी वाइफ कहती है कि चलो छोड़ो भी, ये बेचारी बारिश में भीग रही थी और ये शो को एक जेंटल इंसान बनाने में मदद करेगी और वैसे भी वो तुम्हें देखकर ही बड़ा हो रहा है और इसीलिए हमें जेंटल रहना सीखना होगा। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम सुजुकी के ऑफिस को देखते हैं और वहां पर उसकी वाइफ उससे कह रही होती है कि इतना वायलेंट होने की क्या जरूरत है और फिर सुजुकी उससे कहता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए और अपना दबदबा कायम करने के लिए ये जरूरी है। तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम साइकिक पावर से लोगों के दिलों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सुजुकी उससे कहता है कि नहीं तुम गलत हो, पावर से सब कुछ होती है और जब तक मेरे पास है सभी लोग मुझे फॉलो करेंगे। तो उसकी वाइफ कहती है कि शायद सभी नहीं और फिर वो वहां से चली जाती है और सुजुकी गेट की तरफ देखता ही रहता है। और तभी हम देखते हैं कि मॉब सुजुकी की पावर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है और सुजुकी उससे कहता है कि ऐसा मत करो वरना तुम खत्म हो जाओगे। तो मॉब बोलता है कि तुम्हें माफी मांगनी है, मैंने सही कहा ना, तो तुम्हें उसे ऊंची और क्लियर आवाज में खुद ही उसे बोलना होगा और मुझे भी किसी को बताना है कि मैं उसके बारे में कैसे फील करता हूँ। और फिर मॉब के आसपास एक एनर्जी की बहुत ही बड़ी सी बॉल बनने लग जाती है और फिर वो बहुत ही बड़ी हो जाती है और एक बहुत ही बड़े धमाके का रूप ले लेती है और वहां पर एक ऐसा ब्लास्ट होता है जैसे कि वहां पर कोई न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हुआ हो और उस ब्लास्ट के बाद सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मॉब अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने रिसु, रेगन, डिम्पल और टेरू खड़े होते हैं और फिर वो हम देखते हैं कि वो जमीन के अंदर धंस चुका होता है और फिर वो लोग उसे खोदकर बाहर निकालते हैं और रेगन उसे उठाकर कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा और रिसु मॉब से कहता है कि हमारे सारे जख्म और चोटें पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और डिम्पल मॉब से कहता है कि वहां पर तुम्हारी चेस्ट पर वो होल कैसा। और फिर टेरू उससे कहता है कि सच में तुम मुझे कभी हैरान करने में पीछे नहीं होते और इसीलिए तो तुम मेरे राइवल हो। और फिर वो सभी लोग वहां से बाहर जा रहे होते हैं और उनके आसपास से पत्थर गिर रहे होते हैं और मॉब चलता चलता कहता है कि ये जमीन कैसी है, ये कंक्रीट तो नहीं लग रही। और फिर वो सभी लोग वहां से बाहर आ जाते हैं और वहां पर बाहर आकर मॉब कहता है कि इतने बड़े एक्सप्लोजन के बाद यहाँ पर इतनी शांति कैसे है, यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर रेगन एक लाइट जलाकर बोलता है कि उस धमाके में ऐसा लग रहा था कि तुम सच में चले गए, लेकिन वहां पर जो दिखाई दिया वो था। लेकिन तभी वो बोलता बोलता रुक जाता है क्योंकि मॉब को चक्कर आने लग जाते हैं और यीशु उससे गिरने से बचाता है। और फिर मॉब उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी बॉडी ठीक है, लेकिन जब भी मैं अपनी पावर्स को ज्यादा यूज कर लेता हूँ तो मुझे उठने में दिक्कत होती है। और फिर टेरू उसे हवा में उठाकर कहता है तो मुझे तुम्हें कैरी करने दो, लेकिन रिसु उससे कहता है कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा घर तो। और फिर हम देखते हैं कि शो रिसु से कह रहा था कि उसका साथी उसके घर को 3 दिनों में ठीक कर देगा। तो रेगन उससे कहता है कि चलो मेरे घर चलते हैं, वो थोड़ा सा तंग है लेकिन हम काम चला लेंगे। और तभी रिसु अजीब सा चेहरा बना लेता है और फिर टेरू उनसे कहता है कि मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और फिर वो लोग मॉब को उठाकर ले जा रहे होते हैं और रिसु उनसे कहता है कि पहले हमें स्कूल चलना चाहिए। तो रेगन उससे कहता है कि हमें इस टाइम वहाँ पर
क्यों जाना चाहिए। तो रिसु उससे कहता है कि वहाँ पर क्लब रूम में कुछ एक्स्ट्रा ट्रैक सूट पड़े होंगे और फिर वो लोग रूम में आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से मुसाशी आकर चिल्लाता है, ट्रैक सूट चोरो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये सुनकर रिसु डर जाता है। रेगन भी कहता है कि मेरा दिल कुछ टाइम के लिए डर से रुक सा गया था। और फिर मुसाशी उससे कहता है कि सॉरी, मैं तो यहाँ पर कुछ डंबल्स लेने आया था, लेकिन तुमने तो मुझे डरा ही दिया। लेकिन मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ और इसलिए कुछ टाइम रुको। और फिर वो अपना फोन निकाल कर फोन लगाता है और फिर वहाँ पर सभी बॉडी इंप्रूवमेंट वाले आ जाते हैं। और फिर रिसु के पूछने पर मुसाशी उससे कहता है कि बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब अब से 3 और 4 रातों के लिए ट्रेनिंग कैंप शुरू कर रही है। तो रिसु उससे कहता है कि हमें तो बस। तो मुसाशी उसकी बाट काट कर बोलता है, हमें हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए जिनको जरूरत होती है और मुझे लगता है कि तुम भी एक बड़े से गद्दे पर सोना चाहते हो। तो रिसु घबरा कर बोलता है कि नहीं, एक छोटा सा भी चलेगा। तो मुसाशी उससे कहता है कि मेरी ग्रैनी के घर पर हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जगह होगी और हमें वहाँ पर अपना खाना खुद बनाना होगा और ये एक एक्सीलेंट ट्रेनिंग होगी। अगर हम वहाँ पर जॉगिंग कर जाएंगे तो हम सिर्फ 90 मिनट्स में वहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो रिसु घबराया हुआ कहता है कि रेगन प्लीज मदद करो। तो रेगन कहता है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, तुम लोग अपना बेस्ट देना, मैं टैक्सी से वहाँ पर आ जाऊंगा। और ये बात सुनकर रिसु जोर से चिल्लाने लगता है और इधर टेरू भी शौक में खड़ा होता है क्योंकि उसका घर भी पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। और उसके अगले दिन उसी जगह पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर उड़ रहे होते हैं और इसे देखकर किचिबयाशी कहता है कि नजदीक से देखने पर ये तो और भी अजीब लग रहा है। और इनुकावा कहता है कि कोई इतना बड़ा कैसे उगा सकता है। तो टॉमी पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि ये काम एलियंस का है। और फिर हम देखते हैं कि वो चीज असल में एक बहुत ही बड़े से पेड़ की तरह लग रही होती है और नीचे साइको हेलमेट लीजन के लोग भी खड़े होते हैं और उसे देखकर वो कहते हैं कि ये जरूर हमारे लीडर का काम होगा। और फिर मिजाटो उसकी पिक्चर निकाल कर कहती है कि ये जरूर मॉव का काम होगा। इधर मित्सुरा सभी लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग उस जायंट प्लांट के पीछे थे। और साई कहता है कि हाँ हम थे। तो और ये बात सुनकर मित्सुरा पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाता है और तभी कुरासाकी उससे कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर आना बंद करना होगा क्योंकि अगर तुमने किसी तरह से साइकिक पावर्स को पाने वाली टेक्नोलॉजी बना भी ली तो इस पूरी दुनिया में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हो जाएंगे और वो अपनी पावर्स गलत इस्तेमाल करेंगे और इसलिए तुम्हें इसे रोकना होगा और मुझे पैसों की भी जरूरत नहीं है। और ये बात सुनकर वहाँ पर पीछे खड़ा असाई गिर जाता है जैसे कि उसके दिल पर वार किया गया हो। और तभी सिरातोरी ब्रदर्स भी कहते हैं कि हम भी इससे सहमत है और हमें वैसे भी इतनी इंप्रेसिव भी नहीं है। और ये बात सुनकर होशिनो भी गिर जाता है और तभी मित्सुरा कहता है कि ठीक है मैं इस रिसर्च को रोक देता हूँ, लेकिन मुझे तुम लोगों के साथ वक्त बिताने में ज्यादा मजा आता है और तुम लोग यहाँ पर कभी भी आ सकते हो और वो भी दोस्तों की तरह। और फिर हम कोयामा और साकुराई को देते हैं और कोयामा साकुराई से कहता है कि हम क्या करें। तो साकुराई कहता है कि क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है इसलिए हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। तो कोयामा कहता है कि सही कहा, और अब जब मेरा स्कार जा चुका है तो मैं शायद एक रामेन शॉप खोल लूंगा। और तुम क्या करने वाले हो। तो साकुराई कहता है कि परसों मेरा एक कन्वीनियंस स्टोर पर इंटरव्यू है। और फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट में मुराकी सूची और मुकाई को देखते हैं और मुराकी उन लोगों से कह रहा होता है कि मैं मास्टर रेंगल से पूछूंगा ताकि वो मुझे अपने नीचे स्टडी करने दे। और इधर जोसेफ अपने फोन पर उस पेड़ की न्यूज देख रहा होता है और वहां पर वो सुजुकी को पकड़ कर रखा होता है और उससे कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम एक सिविलियन एस्पर से हार गए। तो सुजुकी उससे कहता है कि ये सच बात है। और फिर शो जोसेफ से पूछता है कि मेरे डैड के साथ क्या होगा। तो जोसेफ उससे कहता है कि नॉर्मल हालातों में तो इसे एक्सिक्यूट करवा दिया जाएगा, लेकिन अगर इसकी किस्मत अच्छी हुई तो इसे रिसर्च के लिए जिंदा भी रखा जा सकता है। और फिर वो उसे ले जाने लगता है तो सेरेजावा पीछे से उसे आवाज मारता है। तो सुजुकी उससे कहता है कि मैं तुम में से कभी किसी को भी अपने साथी की तरह नहीं माना, तो इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो लोग तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं और इस बात का आपसे ध्यान रखना। और फिर वो शो से कहता है कि शो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मॉम से फिर से मिलो, लेकिन मेरी प्राइड ने वो पॉसिबिलिटी भी खत्म कर दी है और इसलिए मुझे माफ कर देना। तो शो उससे कहता है कि सॉरी मत मांगो क्योंकि मैं मॉम को हमेशा मिलने जाता हूँ और वो हमेशा पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। काश मैं आपको उन्हें आपके बारे में जानने से पहले रोक लेता। और जब आज उन्होंने मुझे कॉल किया तो उन्होंने मुझे कहा कि वो आपको देखने जरूर आएंगे। और ये मत सोच लेना कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अभी भी आपको मॉम की बातें सुननी पड़ेंगी। और फिर सुजुकी मुड़ता है और उसे मॉम की कही बात याद आती है जिसमें वो उसकी ओर हाथ बढ़ा रहा होता है। और फिर वो कहता है कि लोगों को दूसरी लोगों की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद हम लोग रेगन के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर रेगन कहता है कि यहाँ पर आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और इसीलिए फायर इंश्योरेंस कंपनी ने हमें ये नया ऑफिस दिया है। और फिर वो मॉब को एक गमले में से पौधा उगाने के लिए बोलता है और फिर मॉब उसे उगा देता है, लेकिन तभी उसे याद आता है और वो कहता है कि मेरी जिस पॉकेट में वो होल हुआ था वहां पर मैंने वो ब्रोकली सीड्स डाली थी। और तभी रेगन कहता है क्या ब्रोकली सीड्स, वो जो मैंने तुम्हें उस काम के बदले में दी थी। और फिर उसे अचानक से एक शौक लगता है और फिर वो विंडो खोलकर उस पेड़ की तरफ देखता है जो कि उस जगह पर उगा था जहाँ पर वो ब्लास्ट हुआ होता है। और मॉब उसे देखकर कहता है कि मास्टर इसका मतलब है ये एक ब्रोकली है। तो रेगन कहता है क्यों ना हम लोगों ने ये जो देखा हम उसे भूल जाएं। और तभी वहां पर सेरेजावा आता है और उसे देखकर मॉब चौंक जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर काम करने वाले हो। तो सेरेजावा कहता है कि रेगन ने मुझे एक ऑफर दिया और उसने मुझे कहा कि ऐसे भी कुछ चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने सभी को बहुत सी मुसीबतें दी हैं और इसलिए मुझे लगता है कि मैं इतना सा तो कर ही सकता हूँ। और फिर रेगन उससे कहता है कि हम लोग यहाँ पर अच्छे कर के लिए काम करते हैं और ये तुम्हारे लिए पूरी तरह से परफेक्ट होगा। और फिर सेरेजावा कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। और फिर
रेगन एक हेयर कटिंग मशीन उठाकर कहता है कि क्लाइंट से आने से पहले हमें ये काम करना होगा, और फिर वो उसके बालों को काट देता है और हम शहजाद को एक न्यू ही लुक में देखते हैं। और फिर रेगन उससे कहता है कि अब लग रहा है कि तुम कुछ कस्टमर ला सकते हो, और कस्टमर का नाम सुनकर वो पूरी तरह से घबरा जाता है और कहता है कि अगर कस्टमर आ गए तो मैं क्या करूंगा। तो रेगन उससे कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम यहाँ के सीनियर स्टाफ से पूछ लेना। और फिर वो मॉब से कहता है कि इसे सब बता देना मॉब जब तक ये ट्रेनिंग कर रहा है। और फिर वो मॉब के सामने झुक जाता है और कहता है कि आपके साथ काम करके मुझे खुशी होगी कागेयामा सेनपाई। और मॉब भी कहता है कि मुझे भी खुशी होगी, लेकिन वो अपने मन में कहता है कि अब मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। और फिर वहाँ पर कुछ कस्टमर आ जाते हैं और रेगन शहजादा को चाय बनाने के लिए कहता है। तो शहजादा उससे कहता है कि मैंने आज से पहले कभी चाय नहीं बनाई। तो डिम्पल कहता है कि मुझे लगता है कि हम बर्बाद होने वाले हैं। और इसके बाद उस बड़ी सी ब्रोकली को देखने के बाद ये एपिसोड और ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूं कि आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे, नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दे, और कल को सीजन 3 के एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।